हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हानु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। और हमने लास्ट क्लासेस में रीजनल ज्योग्राफी को कवर किया था और हम पहुंचे हैं ब्रह्मांड की ओर। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी के पार्ट को कवर करने का प्रयास करेंगे। पूरे एस्ट्रोनॉमी को हम क्लास वाइज क्लास कोशिश करेंगे कि ये पूरी की जा सके। ठीक है जी। तो आज हम शुरू करेंगे ब्रह्मांड से, शुरू करेंगे ब्रह्मांड से होते हुए हम सोलर सिस्टम, आकाशगंगाओं और उसके बाद हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें एक एक ग्रह की विशेषताओं को जानेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसीलिए हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले एग्जामों के लिए चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिया जाए। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रह्मांड और सौरमंडल। ठीक है जी। ब्रह्मांड के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये जो पूरा यूनिवर्स जो आप देखते हैं, ठीक है, आसमान की ओर जब आप गर्दन उठाते हैं अपनी और देखते हैं तो ये पूरी जो देखते हैं आप, ये सब ब्रह्मांड का पार्ट है। ठीक है जी। जब हम इमेज में देखते हैं तो ये सभी चीजें जो आप देख रहे हैं, ठीक है जी, ये सब किसका पार्ट है? ब्रह्मांड। ये पूरा मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मांड की जो सीमाएं हैं वो अभी तक हम ज्ञात नहीं कर पाए हैं। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई यंत्र नहीं है जो ब्रह्मांड के छोर का पता कर सके। ठीक है जी। और साथ ही साथ हमने आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि नासा ने कुछ इमेजेस जारी की थी, ठीक है जी, ब्लैक होल की। तो वो सब चीजें आती रहती हैं। ठीक है जी। ब्रह्मांड के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं आकाशगंगाओं के बारे में, ठीक है, निहारिकाओं के बारे में, इन सब के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है जी। मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मांड जो है वो आकाशगंगाओं से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? आकाशगंगाओं से। और आकाशगंगाएं जो हैं, मैं आपको जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में लगभग 100 बिलियन आकाशगंगाएं हैं। कितनी है जी? 100 बिलियन। और 1 बिलियन में होते हैं जी 100 करोड़। कितने होते हैं? 100 करोड़। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड जो है वो कितना बड़ा है। ठीक है। और हम जो रहते हैं वो एक आकाशगंगा में रहते हैं, जिसको आपका नाम पता ही होगा, मंदाकिनी आकाशगंगा है। ठीक है जी। मंदाकिनी आकाशगंगा के भी एक सोलर सिस्टम पर, एक सौर मंडल पर हम रहते हैं। ठीक है जी, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, जब हम बात करते हैं ब्रह्मांड की तो ब्रह्मांड मिलकर बनता है आकाशगंगाओं से। ठीक है जी। और कितनी आकाशगंगाएं हैं? लगभग 100 बिलियन आकाशगंगाएं हैं। ठीक है जी। कितनी है? 100 बिलियन आकाशगंगाएं। आकाशगंगाओं का निर्माण होता है निहारिकाओं से। किससे होता है? निहारिकाएं जब बनती हैं, निहारिकाएं होती हैं जो गैसीय पिंड होते हैं। क्या होते हैं? गैसीय पिंड। और गैसीय पिंड किसके होते हैं? जब हाइड्रोजन के गैसीय पिंड बनते हैं, संकुचित होकर बादल का निर्माण करते हैं, तो वही क्या कहलाते हैं? गैसीय पिंड कहलाते हैं। यही गैसीय पिंड निहारिकाओं का निर्माण करते हैं। और निहारिकाएं ही आपस में समूह बनाकर किसका निर्माण करती हैं? आकाशगंगाओं का निर्माण करती हैं। ठीक है जी। तो आपसे कोई पूछे कि जो ब्रह्मांड है उसमें क्या शामिल है, उसमें आकाशगंगा भी शामिल है, उसमें निहारिकाएं हैं, उसमें गैसीय पिंड है। ये जब गैसीय पिंड संकुचित होकर निहारिकाओं का निर्माण करते हैं और उसके बाद आकाशगंगा करते हैं, आकाशगंगा का निर्माण करते हैं, तो ये आकाशगंगा में ही सौरमंडल का निर्माण होता है। ठीक है जी। किसका निर्माण होता है? सौरमंडल का। और उन्हीं सौरमंडल में होते हैं तारे। क्या होते हैं? तारे। आपने चमकते हुए आकाशगंगा में देखे होंगे। ठीक है जी। तो वो तारे जो आपको दिखते हैं वो सभी, ठीक है जी, ये ऐसे स्टार आपने देखे होंगे। ठीक है जी। ये सौरमंडल है। ठीक है जी, जिसके केंद्र में सूर्य है। और ये है ग्रह, ये हमारा पृथ्वी। और ये है उपग्रह जिसको आप चंद्रमा के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। तो आपसे जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं ब्रह्मांड की, तो ब्रह्मांड की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है कि आकाशगंगाएं जो निहारिकाओं से निर्मित हैं, ठीक है, और निहारिकाएं किसका पार्ट है? गैसीय पिंड का। जब हाइड्रोजन संकुचित होकर बादलों का निर्माण करती है, किसका निर्माण करती है? बादलों का निर्माण करती है, तो ये बादल इकट्ठे होकर, ठीक है जी, संकुचित होकर किसका निर्माण करते हैं? निहारिका का निर्माण करते हैं। और ये निहारिका ही आपस में जब समूह बनाती हैं तो किसका निर्माण करती हैं? आकाशगंगाओं का निर्माण करती हैं। ठीक है। और कितनी आकाशगंगाएं हैं वर्तमान में? जैसे कि मैंने बताया, निहारिकाएं ही संकुचित होकर समूह बनाकर किसका निर्माण करती हैं? आकाशगंगाओं का। और कितनी आकाशगंगाएं हैं ब्रह्मांड में? 100 आकाशगंगाएं हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कि ब्रह्मांड में क्या शामिल है, तो ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं भी हैं, निहारिकाएं हैं, गैसीय पिंड है, सौरमंडल है, तारे हैं,
ग्रह हैं, उपग्रह, इन सभी के संकुचित रूप को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बारे में मैं आपको बता दूं कि प्राचीन काल से ही काफी अवधारणाएं रही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने ब्रह्मांड के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं, ठीक है जी। और ये जो विचार हैं ये समय के साथ साथ अपडेट होते रहे हैं, ठीक है। जैसे ब्रह्मांड की अवधारणाओं में जो सबसे पहले व्यक्ति रहे हैं वो रहे हैं टोलमी साहब। कौन से रहे हैं? टोलमी। टोलमी ने ही सबसे पहले जियोसेंट्रिक अप्रोच दी थी। कौन सी अप्रोच दी थी? जियोसेंट्रिक अप्रोच, ठीक है जी। ये हमारा सौरमंडल, सौरमंडल के बारे में तो आप जानते ही हैं, ठीक है जी। ये सूर्य है, ये ग्रह सारे हमारे, ठीक है जी। इनके बारे में हम आगे आएगा तो इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले ब्रह्मांड से संबंधित जब अवधारणा की बात हम करते हैं तो हम बात करते हैं कि कौन सी अवधारणा सबसे पहले आई थी। तो टोलमी साहब थे जिन्होंने सबसे पहली अवधारणा आपने दी थी। इन्होंने अप्रोच दी थी जियोसेंट्रिक अप्रोच। जियोसेंट्रिक अप्रोच का मतलब यह होता है कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड के केंद्र में मानी गई थी। कैसी मानी गई थी? ब्रह्मांड के केंद्र में, कि जिस ग्रह पर हम रहते हैं वो ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, ठीक है। लेकिन आज की अवधारणाएं तो ये नहीं कहती कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है, ठीक है। लेकिन टोलमी साहब के बाद आप आते हैं कोपरनिकस। कोपरनिकस अप्रोच देते हैं हेलियोसेंट्रिक अप्रोच। हेलियो का मतलब होता है सूर्य, ठीक है जी। जब हम सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, तारे के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बताएंगे, ठीक है जी। तो हेलियोसेंट्रिक अप्रोच दी। इन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है, क्या है? सूर्य है। कौन सी अप्रोच दी इन्होंने? सूर्य को किसके केंद्र में माना? ब्रह्मांड के केंद्र में माना, ठीक है जी। क्योंकि उस समय तक जो टेलीस्कोप थे उनका आविष्कार नहीं हुआ था, ठीक है जी। तो इन्होंने अपने हिसाब से ही जो चीजें इनको सही लगी उन्हीं के बारे में बताया, ठीक है जी। और कोपरनिकस को ही आधुनिक खगोल शास्त्र का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है, ठीक है। इन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर लोगों ने आगे रिसर्च शुरू की, ठीक है जी। जैसे केपलर साहब जब आते हैं तो इन्होंने ग्रहों की गतियों का नियम दिया है। कौन सा दिया है? ग्रहों की गति का नियम। ग्रहों का गतियों का नियम यह कहता है केपलर का कि जो ग्रह जितना दूर होगा किसी तारे से, क्या होगा? किसी भी तारे से कोई जो ग्रह है वो जितना ज्यादा दूर होगा उसका जो परिक्रमण काल है, जो वो घूमता है उस तारे के चारों ओर, उतना ही ज्यादा होगा। जैसे जब हम बुध की बात करते हैं, सूर्य के पास के सबसे ग्रह की, बुध की, तो हम देखते हैं कि बुध जो है अपना जो परिक्रमण है सूर्य के चारों ओर, ठीक है जी, वो कम समय में पूरा कर लेता है। लेकिन जब हम बात करते हैं वरुण की, जो सूर्य से सबसे ज्यादा दूर स्थित है, क्या स्थित है? सूर्य से सबसे ज्यादा दूर स्थित है, ठीक है। वो जो सूर्य का चक्कर लगाता है वो सबसे ज्यादा समय में लगाता है, ठीक है जी। तो इसी अवधारणा पर केपलर का नियम था कि कोई भी ग्रह किसी तारे से जितना ज्यादा दूर होगा उसका जो अवधि है, परिक्रमण अवधि, वो उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है जी। क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। तो ग्रहों का गतियों का नियम यही कहता है, ठीक है जी। और सूर्य को कहा था ग्रह कक्षा का केंद्र माना था, ठीक है। इन्होंने सौरमंडल के ऊपर ही ये नियम दिया था, क्योंकि जैसे जैसे इन्होंने ग्रहों की गति को देखा और उनके परिक्रमण अवधि को जांचा तो इन्होंने देखा कि जो बुध ग्रह है वो कम समय में अपनी परिक्रमा को पूरे कर ले रहा है और जो वरुण ग्रह है वो सबसे ज्यादा समय में परिक्रमा को पूरा करता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है जी। जैसे हर्षल साहब ने 1805 में ये नियम दिया था और उन्होंने कहा था कि ये जो आकाश गंगा है, ठीक है जी, जिसको हम गैलेक्सी कहते हैं, ठीक है जी, ये जो पृथ्वी, सूर्य, ग्रह, ये जिसकी हम बात करते हैं, ये इस आकाश गंगा का मात्र एक छोटा सा हिस्सा है। क्या है? छोटा से हिस्से की बात की थी, ठीक है। और इसी से हम अब नई अप्रोच पर आगे बढ़ते हैं और इसी से हमें पता लगता है कि जो विशेषताएं हो सकती हैं वो कितनी ज्यादा विस्तारित हो सकती हैं, ठीक है जी। उसके बाद 1920 में देखिए जी, यहां पर 1805 में ये नियम दिया गया था, ठीक है। उसके बाद लगभग 115 साल बाद ये नियम आया 1920 में। एडविन हब्बल ने आकाश गंगाओं के बीच की दूरी का अध्ययन किया और उससे इनको पता लगा कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो लगातार विस्तारित हो रहा है। क्या हो रहा है? लगातार विस्तारित हो रहा है। उन्होंने देखा कि जो आकाश गंगाएं हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ठीक है। और आज भी ये प्रक्रिया लगातार उसी तरीके से जारी है जैसे ये कभी पहले होती थी, ठीक है जी।
तो इन्होंने बढ़ती दूरी के आधार पर यह सिद्ध किया था कि ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है, 1920 में एडविन हब्बल में। ठीक है जी। लेकिन ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जब हम बात करते हैं कि ब्रह्मांड, जब हम कहते हैं कि हम ब्रह्मांड के संबंध में इतने सारे सिद्धांत दिए गए हैं, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसी है? ठीक है जी, कैसे उत्पत्ति मानी है? हालांकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित वर्तमान में 4 सिद्धांत चलते हैं, लेकिन उनमें जो सर्व प्रमुख सिद्धांत है वो है बिग बैंग थ्योरी। कौन सी है? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और इसी को लगभग अधिकांश जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, वो इसी को मानते हैं कि बिग बैंग थ्योरी के आधार पर ही ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, और इसको विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना भी कहा जाता है। ठीक है जी। और इसी सिद्धांत की 1920 में सिद्धांत दिया गया था। 1967 में जॉर्ज लेमेत्रे ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है, और उसके बाद रॉबर्ट वैगनर ने इस सिद्धांत की व्याख्या की थी। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था कि जब हम आकाशगंगाओं के बारे में दूरी का पता लगाते हैं, ठीक है, दोनों के बीच की दूरी का, तो उससे हम जान पाते हैं कि कोई आकाशगंगा कितनी तेजी से एक दूसरे से दूर जा रही है। ठीक है, और उसी सिद्धांत की व्याख्या इन्होंने की है। ठीक है जी। तो हम पहले ये जानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे है, बिग बैंग थ्योरी के आधार पर। ये जो परिकल्पना है ये बिग बैंग थ्योरी के आधार पर है, जो आपके एग्जाम में आती है। ठीक है जी। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व, कितने सी? लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व ये जो ब्रह्मांड की हम बात करते हैं, ये ब्रह्मांड एक छोटा सा गोलाकार पिंड हुआ करता था। क्या हुआ करता था? गोलाकार पिंड होता था। आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। गोलाकार पिंड था जिसका जो आयतन है वो बहुत ही सूक्ष्म था, और घनत्व जो है वो अनंत था। ठीक है जी। और इसी अनंत घनत्व के कारण इस पिंड में विस्फोट होता है। ठीक है जी, इस गोलाकार सूक्ष्म पिंड में। और उस पिंड को ही क्या कहा जाए, उसी विस्फोट को क्या कहा जाता है? महाविस्फोट कहा जाता है। और इसी महाविस्फोट से जब ये आयतन जो है ये बिखरता है, तो उसी से ब्रह्मांड की क्या होती है? उत्पत्ति मानी गई है। क्या मानी गई है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी गई है। जैसे ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है तो 3 चीजों का जन्म होता है। किसका होता है? 3 चीजों का जन्म होता है, जिसको समय, स्थान और वस्तु के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? समय, स्थान और वस्तु के नाम से जाना जाता है। जैसे ही ये ब्रह्मांड में महाविस्फोट होता है, ठीक है जी, महाविस्फोट हुआ तो हाइड्रोजन और हीलियम के जो कण थे वो संकुचित होने लगते हैं। ठीक है जी, बादल की फॉर्म में होते हैं, और जैसे ही ये बादल बनते हैं और ये संकुचित होना शुरू होते हैं तो आकाश गंगाओं का निर्माण करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन के ही बादल, जो हाइड्रोजन के कण हैं, अणु हैं, जब वो संकुचित होते हैं तो निहारिकाओं का निर्माण करते हैं, और निहारिकाओं से पहले गैसीय पिंड बनाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के जो बादल हैं जैसे ही वो संकुचित होते हैं तो गैसीय पिंड का निर्माण करते हैं, और यही गैसीय पिंड इकट्ठे होकर निहारिकाओं का निर्माण करते हैं, और निहारिकाओं का समूह ही किसका निर्माण करता है? आकाश गंगाओं का निर्माण करता है। ठीक है, किसका निर्माण करता है? आकाश गंगाओं का निर्माण करता है। कहा जाता है कि ये हमने बात की थी लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व की बात, लेकिन जब इसको लगभग देखिए आप यहां पर समय देख लीजिएगा, 13.7 में से जब हम 4.5 घटाएंगे तो 2 और लगभग 9, ठीक है, 9.2 अरब वर्ष बाद, ठीक है जी, ये व्यवस्थाएं हुई जिसे आज से हम 4.5 अरब वर्ष बोल रहे हैं। ठीक है जी, तो आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व ही जिस सौरमंडल की हम रहते हैं, जिसकी हम बात करते हैं, ठीक है जी, इसमें सूर्य है, इसमें 8 ग्रह हैं, ठीक है जी, क्यूपर बेल्ट, ये बेल्ट, ठीक है जी, उसी सौरमंडल का निर्माण हुआ, और उसी सौरमंडल में ग्रह और उपग्रहों का निर्माण हुआ। क्या हुआ है जी? ग्रह और उपग्रहों का निर्माण हुआ। सिंपल सा आपको याद रखना है कि 13.7 अरब वर्ष पूर्व जो ब्रह्मांड था, ठीक है जी, एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था जिसका जो आयतन था वो सूक्ष्म था, और घनत्व जो था वो अनंत था। इसी अनंत घनत्व के कारण उस गोलाकार सूक्ष्म पिंड में
विस्फोट होता है जिसे महाविस्फोट के नाम से जाना जाता है। यही महाविस्फोट जब विस्तारित होता है तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। इसी विस्फोट के कारण तीन चीजों का जन्म होता है जिसे समय, स्थान और वस्तु के नाम से जाना जाता है। जब हाइड्रोजन और हीलियम के बादल संकुचित होते हैं तो निहारिकाओं का निर्माण करते हैं, ठीक है जी, और गैसीय पिंडों का निर्माण करते हैं। और ये निहारिकाएं जब आपस में समूह बनाती हैं तो आकाशगंगाओं का निर्माण होता है, ठीक है जी। किसका निर्माण होता है? आकाशगंगाओं। और आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व ही हमारे जो सौरमंडल जिसमें हम रहते हैं उसका निर्माण हुआ है। और उसी सौरमंडल में ग्रह, उपग्रह सभी को हम देखते हैं, ठीक है जी। तो आपको याद रखना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपके ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे। जब हम आकाशगंगा की बात करते हैं, जैसे हमने कहा था कि यहां पर आकाशगंगा का निर्माण हुआ और सौरमंडल का निर्माण हुआ है, ठीक है जी। तो निहारिकाओं के बारे में मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन के जो बादल होते हैं वो जो संकुचित होते हैं, ठीक है, तो गैसीय पिंड का निर्माण करते हैं। और यही गैसीय पिंड किसका निर्माण करते हैं? आकाशगंगाओं का, संगठित होकर आकाशगंगाओं का निर्माण करते हैं। ये जो मैंने आपको बनाया है ये है हमारी आकाशगंगा, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? मंदाकिनी के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। जिस आकाशगंगा में एक्चुअल में हम रहते हैं उस आकाश, जैसे मैंने कहा था कि ब्रह्मांड में लगभग 100 बिलियन आकाशगंगाएं हैं, ठीक, कितनी है? 100 बिलियन। और उसी 100 बिलियन में से एक पर हम रहते हैं, ठीक है। हम मतलब हमारा सौरमंडल स्थित है। हमारा सौरमंडल की जब हम बात करते हैं तो ये मंदाकिनी आप जो देख रहे हैं ये पूरी की पूरी है, ठीक है जी। ये इसकी 3 भुजाएं हैं। कितनी है? 3 भुजाएं। तो जब हम बात करते हैं कि हम कौन सी मंदाकिनी, कौन से उस पर रहते हैं, तो हम रहते हैं मंदाकिनी आकाशगंगा पर रहते हैं, ठीक है जी। और मंदाकिनी आकाशगंगा की कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं हैं, 1, 2 और 3। इस आकाशगंगा के केंद्र में, ठीक है जी, केंद्र को क्या कहा जाता है? बल्ज कहा जाता है। और इसी बल्ज में ब्लैक होल स्थित है। क्या स्थित है? ब्लैक होल। कहा जाता है कि इस ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना ज्यादा होता है कि कोई प्रकाश भी इसके पास से नहीं गुजरता। इतनी ज्यादा गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि दूर से ही चीजों को खींच लेता है, ठीक है जी। तो यहां पर जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ब्लैक होल। इसको कृष्ण वीवर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कृष्ण वीवर, ठीक है जी। तो केंद्र में क्या है? बल्ज है। और इसकी कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं हैं। हम जिस आकाशगंगा में, हम जिस बल्ज में, हम जो उसकी भुजा है, भुजा में रहते हैं, वो है दूसरी भुजा, ठीक है जी। कौन सी भुजा है? मध्यवर्ती भुजा। हालांकि आप इधर से काउंट कर लीजिए इधर, तो याद रखिएगा जो हमारा सौरमंडल है वो आकाशगंगा की मध्यवर्ती भुजा में स्थित है। कौन सी भुजा में? मध्यवर्ती भुजा में स्थित है, ठीक है जी, मध्यवर्ती भुजा में। लेकिन जब हम बात करते हैं कि नए तारों का जन्म कौन सी भुजा में होता है, तो याद रखिएगा तीसरी भुजा में है। नए तारों का जन्म जो है वो तीसरी भुजा में होता है, मंदाकिनी की तीसरी भुजा में। ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कि ये सारे जो आप पीछे मैंने आपको पढ़ा है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो ईमानदारी से प्रयास कीजिएगा और इसको सभी को डायग्राम को बना लीजिएगा अच्छे से, ठीक है जी। तो कितनी भुजाएं हैं? 3 है। मध्यवर्ती भुजा जो है उसमें क्या है? हमारा सौरमंडल स्थित है। और तीसरी भुजा में ही नए तारों का क्या होता है? जन्म होता है, ठीक है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो सौरमंडल है, जैसे हम अपने सौरमंडल की बात करते हैं, ठीक है, तो सौरमंडल का लगभग 99% भाग, ठीक है जी, कितना परसेंट भाग? 99% भाग सूर्य में ही निहित होता है। किसमें निहित होता है? 99% भाग सूर्य में निहित है। जो ये ग्रह और उपग्रह जो है वो उसी सूर्य के 1% भाग का, ठीक है, कितना भाग है? केवल 1% भाग है, ठीक है। तो हमने जाना कि ये जो आकाशगंगा है ये, और जी हाँ एक बात और याद रखिएगा, ये जो आकाशगंगा है ये सर्पिलाकार आकाशगंगा है। कैसी है? सर्पिलाकार आकाशगंगा है, ठीक है जी। इस तरीके से जब आप इसको देखते हैं तो ये जो आकाशगंगा है, ठीक है जी, मुझे लगता है कि हमने ये वाला जो है ये ऐसे बनाना चाहिए था। एक मिनट रुकिएगा।
जी हाँ, अब ठीक है, सर्पिलाकार ऐसे बन जाएंगे ना, तीनों ऐसे हो जाएंगे, ठीक है जी। तो सर्पिलाकार आकाश गंगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो ये आकाश गंगा है, इसी आकाश गंगा में बहुत सारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, छोटे छोटे पिंड हैं, और कण, धूल कण सभी इसी में यहीं पर पाए जाते हैं, ठीक है जी। और ये जो भुजाएं हैं, ये तीनों की तीनों भुजाएं सर्पिला, जैसे मैंने कहा कि मंदाकिनी जो है सर्पिलाकार है, 3 भुजाएं हैं, और तीनों की तीनों भुजाएं, मंदाकिनी की जब हम बात करते हैं, घूर्णनशील भुजाएं हैं। कैसी भुजाएं हैं? घूर्णन, तीनों भुजाएं घूर्णनशील है, घूर्णनशील। घूर्णनशील का मतलब है तीनों भुजाएं घूमने की प्रक्रिया में है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये घूमता हुआ बनाया था, ठीक है जी। साथ ही साथ और जब हम बात करते हैं आगे की इसके बारे में, ये जो मंदाकिनी आकाशगंगा है हमारी, ठीक है जी, कहा जाता है कि इसी के जो सबसे पास की जो आकाशगंगा है उसका नाम है एंड्रोमेडा। क्या नाम है? एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा आकाशगंगा के नाम से जानी जाती है, जो हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा से लगभग 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। कितनी दूर है जी? 22 लाख प्रकाश वर्ष। 22 लाख। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी मापन की इकाई। इसको कैसे मापते हैं? ठीक है, कोई भी जो कण है, कोई भी चीज है, अगर वो प्रकाश की गति से चले, किसकी गति से? प्रकाश की गति। और प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर अगर कोई चीज चले और वो 22 लाख वर्ष तक चले, कितने चले जी? 22 लाख तक, तब जाकर हम उस एंड्रोमेडा आकाशगंगा पर पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि प्रकाश की गति से चीज, मतलब कि गति, प्रकाश की गति से तेज गति शायद अभी वर्तमान में हमारे पास कोई नहीं है, ठीक है जी। और यहां तक की गति को प्राप्त कर पाना भी हमारे लिए संभव नहीं हो पाया अभी तक, क्योंकि प्रकाश की गति का मतलब है कि मास को लगभग जीरो कर देना। मास का मतलब है कि वेट जो है नगण्य की स्थिति में होगा, तब जाकर हम ये मैक्सिमम स्पीड प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है जी। ये मैक्सिमम स्पीड है प्रकाश की, तो क्योंकि प्रकाश के तो कण जो होते हैं, ठीक है, वो नगण्य अवस्था में ही है, तो यहां तक की इसकी स्पीड पहुंच पाना थोड़ा हमारे लिए चैलेंजेस है, ठीक है जी। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा, कितनी वर्ष दूर है? एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा प्रकाश आकाशगंगा, ठीक है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि मंदाकिनी के सर्वाधिक समीप जो आकाशगंगा है वो कौन सी है? एंड्रोमेडा आकाशगंगा है, ठीक है जी। मंदाकिनी को जो सबसे पहले देखा था वो देखा था गैलीलियो ने, ठीक है, टेलीस्कोप के माध्यम से। किसने देखा था? गैलीलियो ने। जो मंदाकिनी आपको दिखती है उसका जो सबसे शीतल और चमकीला क्षेत्र है उसको कहते हैं ओरियन नेबुला। क्या कहते हैं? ओरियन नेबुला। लेकिन जब आप रात को उठते हैं और रात को उठते हुए आपको एक सफेद सा रास्ता दिखाई देता है, ठीक है जी, जब आप आसमान की ओर देखते हैं रात को, तो वो प्रकाश की तरह जो चमकता है उसे कहते हैं स्वर्ग की गंगा। क्या कहा जाता है? स्वर्ग की गंगा। मिल्की वे के नाम से भी जाना जाता है मंदाकिनी का वह भाग जो प्रकाश की तरह चमकता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? स्वर्ग की गंगा। और ये स्वर्ग की गंगा को ही किस नाम से जाना जाता है? मिल्की वे के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। और साथ ही साथ हमने यहां पर आपकी क्लास में आकाशगंगाओं को समझा है, ठीक है जी। हमने जाना ब्रह्मांड के बारे में, आकाशगंगाओं के बारे में, हमने ब्रह्मांड के बारे में जाना, आकाशगंगाओं के बारे में, निहारिकाओं के बारे में, गैसीय पिंड के बारे में, ठीक है जी, सौरमंडल के बारे में, तारों के बारे में, ग्रहों के बारे में, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो हम आपको बताएंगे भी कि जैसे कल हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम प्रयास करेंगे कि जाने कि तारों का जन्म कैसे होता है, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको मंदाकिनी आकाशगंगा दिखाई थी।
क्या दिखाई दी? मंदाकिनी आकाशगंगा। ठीक है, तो हमने बताया था कि इसकी तीसरी भुजा में नए तारों का जन्म होता है। ठीक है, तो नए तारों का जन्म कैसे होता है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हम जानेंगे कि रंग के आधार पर तारों का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। ठीक है, जैसे कोई अगर तारा जब आप आसमान में देखते हैं और हीलियम के कारण वो बहुत ही आपको चमकता हुआ दिखाई देता है, ठीक है, तो उसका जो रंग है अगर वो सफेद रंग का है, कैसा है? सफेद रंग का है, तो वो कहा जाता है कि वो सबसे युवा तारा है। क्या है? सबसे युवा तारा। जैसे आप युवा अवस्था में होते हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल एकदम तेज तर्राक, ठीक है, उस तो अगर किसी तारे का रंग आपको सफेद या नीला दिखाई देता है, कैसा? सफेद या नीला, तो आप इसको क्या कहते हैं? युवा तारा। लेकिन जब वो तारा लाल अवस्था में पहुंच जाता है, कैसी अवस्था में? लाल अवस्था में, तो कहा जाता है कि वो अपनी वृद्ध अवस्था में पहुंच गया है। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे आपके घर में सिलेंडर आता होगा, ठीक है, आप उस पर रोटी पकाते हैं, तो जब वो सिलेंडर नया होता है, बिल्कुल जब आप उसको नया इंस्टॉल करते हैं गैस में, तो वो ब्लू फ्लेम देता है। कैसी देता है? ब्लू, नीले रंग की फ्लेम देता है। तो वो इसका मतलब ये है कि उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा है उस वक्त। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो खत्म होता जाता है तो आप देखेंगे कि एंड में उसमें लाल जलने लगती है। कैसी? रेड कलर की, रेड फ्लेम निकलती है। ठीक है, तो आप समझ जाते हैं कि रेड फ्लेम निकल रही है तो इसका मतलब ये अब खत्म होने वाला है। फिर आप उसको उल्टा वगैरह करते हैं, उसमें गर्म पानी में रखते हैं, ये सब व्यवस्थाएं करते हैं। ठीक है जी, तो मुझे उम्मीद है कि आपके ये सभी चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, तो कल हम जो है इसी से आगे तारों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और तारों के साथ साथ हम जानेंगे ब्लैक होल के बारे में। ठीक है, और साथ ही साथ हम यहीं से जब तारों के बारे में पढ़ेंगे तो हम न्यूट्रॉन तारे के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम प्रयास करेंगे कि नक्षत्रों के बारे में, ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में कल पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है जी, सौरमंडल जो है, फिर हम सौरमंडल पर पहुंचेंगे और सौरमंडल में पहुंचते ही फिर हम अपने ग्रहों पर और उपग्रहों के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है ज्यादातर वो सौरमंडल से आएंगे। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं लेकिन इस पर कम प्रयास करते हैं लोग। ठीक है जी, एग्जामिनर यहां पर कम फोकस करता है, सौरमंडल पर आपके ज्यादा फोकस करता है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।